चलो भाई स्टार्ट कर दिया जाए। केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में एक्सप्रेशन लिखना सिखा दिया था केसी का। कोई भी रिएक्शन गिवन हो तो आप एक्सप्रेशन लिख लेंगे, ठीक है। और क्या क्या बताया था केसी के एक्सप्रेशन के बारे में? केसी के बारे में डिवाइड और मल्टीप्लाई ये सब करना बता दिया था। दो इक्वेशन अगर दी हुई हैं चलो केसी के एक्सप्रेशन की ही बात करी थी लास्ट क्लास में, तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसके बारे में। फिर नई चीज सिखाएंगे आपको, केपी और केसी में रिलेशन सिखाएंगे। और एक टर्म आज सिखाएंगे आज की क्लास में, क्यूसी। और रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिएक्शन को प्रिडिक्ट करना, जिस बेसिस पे लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था केसी की वैल्यू क्या हो तो रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी उनका। चलिए केसी फॉर डिफरेंट रिएक्शंस हेडिंग यही डाल लो। जो आपने टॉपिक करा था उसी में कंटिन्यूएशन में है। देखिए केस नंबर 1 और 2 हो चुके हैं मेरे ख्याल से। क्या क्या करा था हमने? एक में n से मल्टीप्लाई किया था, एक ही केस किया था। दोनों केस किए थे। ये n टाइम्स वाला है, ये केस 1 है। और इसके पहले क्या किया था? n से डिवाइड किया था। नहीं, ये तो रेसिप्रोकल किया था हमने। केस 2 इसको ले सकते हो। अच्छा हाफ किया था, तो हाफ किया है तो हो गया ना, ये केस 3 बन गया है ना। हाँ नंबरिंग इधर उधर हो गई है, बट आप 1 2 3 सीरियल में कर लेना। 3 केस कर चुके हैं हम, है ना। अब हम लोग करने वाले हैं केस नंबर। क्या हो सकता है देखिए जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, ए गिव्स बी, इसके लिए केसी की वैल्यू दे रखी है K1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K1। और दूसरा रिएक्शन हो रहा है सी गिव्स डी, इसके लिए केसी की वैल्यू दे रखी हुई है K2। क्लियर है बात? अब मान लीजिए कि हम ये जो इक्वेशन दे रखे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को दो केस करने जा रहे हैं, एक में ऐड करेंगे और एक में माइनस करेंगे, है ना। तो पहला एक केस यहाँ पे करते हैं। जैसे मान लो हम पहले अगर हम शुरू में केसी लिखें, जिसको हम K1 बोल रहे हैं, तो क्या लिखोगे? बी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन, यही तो लिखोगे। K1 ऐसे ही लिखोगे। और अगर K2 लिखना है तो कैसे लिखोगे? डी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई सी का कॉन्सेंट्रेशन, यही लिखेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब मान लीजिए कि कोई हम नई इक्वेशन ऐसी बनाते हैं जिसमें दोनों को क्या कर दें, ऐड अप कर दें। दोनों को अगर ऐड कर दोगे, इक्वेशन अगर आप कोई बना लेते हो न्यू, उसके लिए आपको निकालना है केसी। उसके लिए क्या निकालना है? केसी न्यू निकालना है। तो नई इक्वेशन हम बना रहे हैं, ए में सी जोड़ दिया हमने, दोनों को जोड़ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जुड़ जाएगी। ए प्लस सी गिव्स बी प्लस डी बन जाएगा। अब इसके लिए अगर के सी न्यू लिखोगे तो क्या वैल्यू आएगी? बी का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय डी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय सी का कॉन्सेंट्रेशन। यहां तक बात क्लियर है?
और आपको दिख रहा है पहले इक्वेशन में b/a क्या है, k1, और d/c क्या है, k2। तो ये आपको दिख गया। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, k1 मल्टीप्लाइड बाई k2 लिख सकते हो। इसका मतलब अगर दो इक्वेशंस दे रखी हैं, दो रिएक्शंस दे रखी हैं, उनको अगर आप ऐड अप करके नई इक्वेशन बना रहे हो, तो नया केसी नई इक्वेशन का केसी क्या हो जाएगा, उनके केसी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। क्लियर है बात? दोनों इक्वेशन को ऐड करके अगर नई इक्वेशन बना रहे हो आप ऐड करके, तो नया केसी क्या होगा, k1 इंटू k2। ठीक है। तो आप ऐड करके वहां पे देख भी सकते हो, लेकिन टाइम होता नहीं, इसलिए हम केसेस याद रखते हैं कि अगर जैसे कोई दो इक्वेशन दे दी और उनको जोड़ करके नीचे तीसरी इक्वेशन दे दिया आपको, नया केसी निकालना है, तो आप इतना करोगे नहीं वहां पे आपको सीधे कंडीशन याद होनी चाहिए कि ये है k1 इंटू k2। नई केसी निकालनी है तो तीनों में से किसी भी दो की वैल्यू दे देंगे और एक की वैल्यू पूछ लेंगे आपसे, है ना। एक्स वाइट के टर्म्स में दे सकते हैं, कोई मैथमेटिकल कोई रूट वूट के फॉर्म्स में उस तरीके से दे सकते हैं कि उसमें आपको थोड़ी मैथ्स लगानी पड़े। पर प्रोसेस क्या है आपका, सिंपल है। दो इक्वेशन अगर जुड़ रही हैं तो उनके केसी क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो नया केसी आ जाएगा। ठीक। अब हम लोग करते हैं माइनस करते हैं, तो माइनस करने में डिवीजन वाला आता है, देखते हैं। ये नोट हो गया सबका। केस फिफ्थ की बात कर लो। टू इक्वेशंस को हम अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए जैसे अभी हमने करा था, ए गिव्स, क्या बनाया था, ए से बी बनाया था, और सी से हमने क्या बना लिया था, थोड़ी अच्छी सी इक्वेशन ले लेते हैं जिससे कि सही फॉर्मेट आ जाए। ए से सी बना देते हैं और बी से बना देते हैं डी, है ना। अब इसके लिए अगर k1 दे रखा है तो k1 की वैल्यू क्या होगी, c/a हो जाएगी। और इसके लिए अगर k2 दे रखा है तो वैल्यू क्या होगी, d का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय b का कॉन्सेंट्रेशन। यहां तक कोई दिक्कत? अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करना चाह रहे हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को हमने क्या कर दिया, माइनस किया, तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी बनेगा, गिव्स c माइनस डी बन जाएगा। माइनस कर रहे हैं ना, माइनस वाले टर्म को अगर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो प्लस बन जाता है, माइनस वाले टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ कर दें a प्लस डी b प्लस सी बन जाएगा। एक ही बात है। अब इसके लिए लिखते हैं नया केसी, केसी न्यू लिखते हैं, तो क्या बनेगा, b का कॉन्सेंट्रेशन, c का कॉन्सेंट्रेशन, a का कॉन्सेंट्रेशन और d का। कोई दिक्कत? c/a क्या है, k1 है, और d/b क्या है, k2। तो b को नीचे ले आने, इस तरीके से लिख लें, c/a तो वैसे का वैसे ही है, यहाँ पे d और नीचे क्या ले आए, b, ये वाला b इधर ले आए, तो ये k1 बन गया और ये क्या बन गया, k2। कोई दिक्कत? तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केसी में क्या होगा, डिवीजन। फाइनल रिजल्ट याद रखना है, कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है प्रॉपर? बच्चा पार्टी, कोई समस्या हो तो बोले।
n टाइम्स कर रहे हैं तो k हो जाता है आपका k रेज टू पावर n, है ना। और अगर हमने n से डिवाइड किया है, किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो k रेज टू पावर 1/n हो जाएगा, है ना। ये वाली कंडीशन कर चुके हैं ना। और k1/k2 हो गया, k1 इंटू k2 हो गया। ये आपके इसके हो गए केसेस। अब हम लोग बात करते हैं केसी के बारे में ही, कि अगर आप केसी निकालना सीख लिया हमने। दो तरीके के इक्विलिब्रियम हमको देखने को मिल सकते हैं। एक आपको मिल सकता है होमोजेनस और एक आपको मिल सकता है हेटेरोजेनस। होमोजेनस सिस्टम मिल सकता है और क्या मिल सकता है आपको, हेटेरोजेनस मिल सकता है। इक्विलिब्रियम दो तरीके के देखने को मिल सकते हैं। इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में हम लिख रहे हैं इक्यू, आप इक्विलिब्रियम लिखेंगे पूरा। होमोजेनस की जब भी बात करेंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबके फिजिकल स्टेट सेम होने चाहिए। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट both are in same physical state। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट में होने चाहिए। एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है क्लोरीन गैस से और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। तो इसमें देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबके किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो इस इक्विलिब्रियम को बोलेंगे होमोजेनस इक्विलिब्रियम। जैसे मान लीजिए SO2 गैस है, ये NO2 गैस से रिएक्ट करे और बना दे SO3 गैस और NO गैस। कोई भी इक्वेशन आपको मिल सकता है। अपने को फिजिकल स्टेट देख के पहचानना है कि होमोजेनस है या हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस जैसे देखिए आयरन, यहाँ पे इसमें लिख लो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होगी, डिफरेंट। जैसे आयरन की रिएक्शन जब हम कराते हैं स्टीम से, आयरन है सॉलिड, स्टीम है गैस, है ना, वाटर वेपर। इससे रिएक्शन जब आयरन की कराते हैं तो Fe3O4 सॉलिड बनता है और हाइड्रोजन गैस। तो इसमें अगर देखो तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई, कुछ सॉलिड है कुछ गैस है। तो कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश हो रहा है लेकिन फिजिकल स्टेट डिफरेंट डिफरेंट है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की। तो बन गया यहाँ पे क्या, हेटेरोजेनस। जैसे पूरे रिएक्शन में अगर एक की भी फिजिकल स्टेट एक की भी अलग हो गई तो अलग हेटेरोजेनस।
अब देखो, तो हम क्या कर रहे हो, किस स्पीड से लिख रहे हो? लास्ट क्लास में आपको इक्विलिब्रियम के दो चार ग्राफ बताए थे। उसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इक्विलिब्रियम को पर आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि मतलब इक्विलिब्रियम पे सबकी कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट हो ही जाएगी। कोई केस आपको ऐसा मिल सकता है जिसमें कंसंट्रेशन कांस्टेंट भी हो और सबकी कंसंट्रेशन इक्वल भी हो। मान लो ए बी सी डी चार हैं और इक्विलिब्रियम पे आप उनकी कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करते हो। शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान लीजिए 4 मोल थी, प्रोडक्ट टू 0 था। थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ और इक्विलिब्रियम टाइम पे आप देखते हो कि सारे रिएक्टेंट और सब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर हो गई, यानी और काफी टाइम तक वो 2 मोल पर लीटर बनी हुई है। तो जब तक वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तब तक पूरे टाइम को आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम बोलोगे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट भी होती है, कांस्टेंट तो होगी ही होगी, और कोई कोई केस आपको ऐसा भी मिल सकता है कि उनकी कंसंट्रेशन इक्वल भी हो। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल ना हो। इक्विलिब्रियम पे आपको ऐसा दिखाई दे कि ए की कंसंट्रेशन मान लीजिए 2 मोल पर लीटर है, बी की कंसंट्रेशन 2.5 मोल पर लीटर है। इक्विलिब्रियम एक बार स्टेब्लिश हो गया, अब 1 घंटे तक अगर इक्विलिब्रियम चल रहा है तो 1 घंटे तक ए की कंसंट्रेशन 2 ही है, बी की कंसंट्रेशन 2.5 ही है, सी की कंसंट्रेशन मान लो 2 है, डी की कंसंट्रेशन मान लीजिए इक्विलिब्रियम पे 3 मोल पर लीटर है। तो वो कांस्टेंट बनी हुई है। मतलब कांस्टेंट होना तो बहुत जरूरी है। कोई कोई केस ऐसा भी मिल सकता है कि इक्वल भी हो सकती है सबकी कंसंट्रेशन, और कुछ केसेस, ज्यादातर केसेस ऐसे भी मिलते हैं जिसमें कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती है बट कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई है सबको। इसके बाद इक्विलिब्रियम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि अगर इक्विलिब्रियम कहीं पे स्टैब्लिश हो रहा है, इक्विलिब्रियम अगर है और अगर कोई प्रोडक्ट गैसियस है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट कोई गैसियस है, ठीक, तो कभी भी अगर कोई भी एक प्रोडक्ट रिएक्शन में गैसियस बन रहा है और आपको इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कराना है, तो इक्विलिब्रियम तभी होगा जब रिएक्शन हो क्लोज कंटेनर में। क्या मतलब है समझिए ध्यान से, एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड लिया हमने, इसको हमने हीटअप किया, हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनता है और CO2 गैस बनती है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, ये बन रहा है सॉलिड, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम होगा, है ना। अब मान लीजिए ये रिएक्शन आप कराते हो ओपन कंटेनर में। किसमें करा दिया आपने ये रिएक्शन, ओपन कंटेनर में। तो ओपन कंटेनर में जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये जो CO2 बनेगी, ये CO2 उड़ जाएगी, CO2 जो बन रही है वो क्या होगी, उड़ जाएगी। और अगर CO2 उड़ गई तो CaO और CO2, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्शन दोनों तरफ चल रहा है और दोनों तरफ का रेट क्या है, इक्वल है, यही तो मतलब है। अब मान लीजिए रिएक्शन होता जा रहा है और CO2 उड़ती जा रही है, तो CO2 अगर उड़ती जाएगी, यहां से गायब होती जा रही है, तो CO2 CaO से कंबाइन करके CaCO3 तो नहीं बना पाएगी, और अगर नहीं बना पाएगी तो बैकवर्ड रिएक्शन की बात नहीं होगी।
और अगर बैकवर्ड की बात नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम की बात कैसे हो पाएगी, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब है फॉरवर्ड भी हो रहा है रिएक्शन और बैकवर्ड भी हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, और उनका रेट क्या है, इक्वल है। तो क्या करना पड़ता है, अगर कहीं पे गैसियस प्रोडक्ट बन रहे हैं और आप चाहते हो कि उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो, तो आपको कंटेनर कैसा लेना पड़ता है, क्लोज। अगर आप कंटेनर क्लोज लोगे तो गैस क्या होगी, उसी कंटेनर में रहेगी, और अगर गैस उसी कंटेनर में रहेगी तो क्या होगा, फिर से रिएक्ट करेगी और बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल है और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो अगर सॉलिड और लिक्विड है तो दिक्कत नहीं है। हाँ, यानी कि गैसियस अगर प्रोडक्ट है तो आपको इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोज कंटेनर में ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। और कंटेनर खुला ले लेंगे तो मामला क्या हो जाएगा, खराब, उड़ गई गैस, हो गया। फिर वो देखे है ना आपने, कौन सी मूवी आई थी, कुछ कुछ होता है, देखिए। उसमें एक सरदार जी होते हैं, वो क्या है, वो तारे गिनते रहते हैं। फिर इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करेंगे, गैस उड़ गई, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रहे हैं बैठ के। हाँ हाँ, हाँ बोलिए, डर क्यों रहे, नहीं नहीं पूछिए। हाँ, सवाल आपका अच्छा है। नहीं, एयर तो कंपोजिशन है, लेकिन वहां पे फिर इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे, वहां डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत होगी ना, स्टेब्लिश हो सकता है वहां पे। O2 की तो पता ही नहीं है, O2 तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी है ना। इनका सवाल ये था कि खुला अगर कंटेनर है और मान लीजिए प्रोडक्ट बन रहा है N2 या O2, तो O2 तो अगर बाहर निकलेगी भी तो एटमॉस्फेयर से मिल तो जाएगी ना, है ना। तो कितनी मिल रही है, बाहर से कितनी ले पा रहे हैं, कितनी निकल रही है, वो सब कैलकुलेशन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, इसलिए ऐसा सवाल सवाल आपका सही है, सवाल आपने क्या है, अच्छा पूछा। जैसे एक दिन आपको बताया था ना कि फिजिक्स में बहुत सारे लॉज जो हैं वो क्या हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, हाँ आइडियल केसेस पढ़ते हैं, बहुत सारे जो आपके एयर फ्रैक्शन, एयर फ्रिक्शन और पता नहीं क्या क्या चीजें, हम लोग उनको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। नहीं तो जो थ्योरीज हम तरह तरह के रूल्स निकालते हैं ना, वो जल्दी से निकल ही नहीं पाए। हम क्या करते हैं, हम किसी बड़ी सी कंडीशन की एक, जिसमें 50 केसेस बन सकते हैं, उसका एक आइडियल केस पढ़ लेते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजों को हम क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो केसी की बात हो गई, केसी डिफरेंट केसेस में हम लोगों ने निकाल भी लिया। अब देखिए, केसी निकालने के लिए, केसी को बोलते हैं कि केसी जो है वैसे तो यूनिट लेस होता है, यूनिट नहीं होती है इसकी, है ना। यूनिट क्यों नहीं होती है, जो हम एक्टिव मास कह रहे हैं उसको बोलते हैं कि एक्टिविटी है ये, और एक्टिविटी की कोई यूनिट नहीं है। एक्टिव मास को क्या कहते हैं हम लोग, एक्टिविटी भी कह सकते हैं, और एक्टिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बाय द वे आपको बोला जाए केसी की यूनिट निकालनी है आपने, तो आप कैसे निकालोगे, एक्सप्रेशन लिखोगे और लिखने के बाद उसके हिसाब से आप केसी की यूनिट निकाल करके बता दोगे, वैसे यूनिट लेस है। हाँ, तो बता रहे, सुनो सुनो,
केसी क्या है, यूनिटलेस है। क्यों यूनिटलेस है? बिकॉज इन हम लोग क्या लेते हैं, एक्टिविटी लेते हैं। एक्टिव मास जो बोला था हमने, एक्टिविटी कंसीडर करते हैं हम लोग। और ये जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी इज यूनिटलेस। तो अगर आप एक्टिविटी यूज करते हो क्वेश्चन में कंपाउंड की, तो एक्टिविटी यूनिटलेस है, तो केसी की यूनिट ही नहीं आएगी कोई, है ना। लेकिन अगर हम एक्टिव मासेस यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्या आ सकता है, वहां पे क्या आ सकता है, यूनिट आ सकती है ना। एक्टिविटी अगर टर्म यूज करोगे तो कोई भी यूनिट नहीं आएगी। जैसे मान लो किसी की कॉन्सेंट्रेशन दी है 5 मोल पर लीटर, तो उसकी एक्टिविटी हो जाएगी 5, है ना। तो अगर 5 वैल्यू रखोगे तो उसकी यूनिट तो कोई आएगी नहीं। अब 5 मोल पर लीटर रखोगे तो यूनिट होगी। जैसे ये इक्वेशन है, N2 + 3H2 gives 2NH3, है ना। अब इसके लिए Kc लिखोगे तो क्या होगा, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर कर दोगे, N2 की कॉन्सेंट्रेशन लोगे, H2 की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब कर दोगे, यही तो करोगे। तो अब सबकी कॉन्सेंट्रेशन अगर लेते हो आप, एक्टिविटी ना लेकर के एक्टिव मासेस लेते हो, तो ये क्या बनेगा, मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या होगा, मोल पर लीटर का क्यूब। स्क्वायर क्यों बोल रहे हो, 1 है तो, है ना। तो ओवरऑल में क्या आ जाएगा, ओवरऑल में तो ये आ जाएगा, गलत लिख दिया मैंने, सही है, उल्टा करके लिख दिया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। तो ऐसे यूनिट भी निकाल ली हमने। अब जहां पे दोनों सेम टू सेम होंगे, मोल पर लीटर ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया, सेम आ गया, तो वहां यूनिट लेस बन जाएगा, कट ही जाएगा। अब किस इक्वेशन के लिए दिया है, एक्टिविटी दी है या एक्टिव मासेस दिए, यूनिट पूछेंगे अगर, तो इसका मतलब क्या है, आपसे एक्टिव मास यूज कर रहे हो, एक्टिविटी नहीं यूज कर। हाँ, उसमें डिफरेंस नहीं है, उसमें यूनिट हटा देते तो एक्टिविटी बन जाती। कोई समस्या, इजी है। हो गया, नोट हो गया सबका। ऑनलाइन, ऑनलाइन वालों की आवाज नहीं आ रही आज, क्या बात है, नोट हो गया। चलो भैया, नया केसी पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केपी पढ़ने जा रहे हैं, नया टर्म केपी, कटप्पा या कप्पा, कप्पा पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ये कप्पा नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कप्पा। केपी पढ़ रहे हैं हम लोग। केपी क्या है, केसी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हमने कंसंट्रेशन यूज की थी, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया था उसको हमने बोला के सी। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए स्पीसीज सारी अगर गैसियस हैं, उनके पार्शियल प्रेशर यूज करें,
क्या यूज करें, पार्शियल प्रेशर अगर यूज कर दे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं Kp। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, Kp। बात कुछ समझ में आई? If in reaction we use partial pressure if in reaction ना बोलो, if in expression we use partial pressure of reactants and products, ब्रैकेट में लिखेंगे गैसियस, ठीक है। अब लिक्विड और सॉलिड का तो पार्शियल प्रेशर लेंगे नहीं, किसका लेंगे, गैस का। इफ इन एक्सप्रेशन वी यूज पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, देन equilibrium constant is called Kp। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोल देते हैं हम लोग, Kp। जब कंसंट्रेशन यूज करोगे तो बोलोगे Kc। Kc में आपका प्रोडक्ट जो वो लेंगे हम लोग गैसियस है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड है लिक्विड है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमको, गैस, है ना। अभी एक और कंडीशन बताएंगे कंसंट्रेशन की भी। चलो लिखा जाए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, सिंपल जनरलाइज लेते हैं पहले, ये भी गैसियस है ये भी गैसियस है, सब गैस है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है तो अंडरस्टूड कंडीशन है कि क्लोज कंटेनर होगा। रिएक्शन किस में हो रहा होगा, अगर ओपन है तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता। हाँ डब्बा ही खाली हो जाएगा, सही बात। तो अगर Kp लिखना है इसके लिए तो क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D, प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। इसमें कोई ब्रैकेट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, एक्टिव मास में लगाते हैं ब्रैकेट। हाँ बताते हैं, Pp इज पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये जो ये रूम है, इसमें 4 गैसेस हैं, है ना, और 4 गैसेस टोटल मिला के 100 atm का प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इनका पूरे का प्रेशर 100 atm। ए गैस ऐसी है जिसका प्रेशर 20 atm है, बी का 60 है, सी का 10 है, डी का और जो बचा हुआ है वो हो जाए, है ना। तो इंडिविजुअल गैस का जो अपना प्रेशर है जो इस रूम में वो कंट्रीब्यूट कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर। अब इस रिएक्शन में मान लीजिए इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर 1 atm है, इक्विलिब्रियम का टोटल, इक्विलिब्रियम पे हमने देखा पूरी रिएक्शन का टोटल प्रेशर कितना है, जितने भी रिएक्टेंट हैं जितने भी प्रोडक्ट हैं सबका टोटल प्रेशर 1 atm है, ठीक। अब उस 1 atm में से 0.2 atm ए कंट्रीब्यूट कर रहा है, 0.6 atm मान लीजिए ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, 0.11 ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, सी का 0.1 होगा, डी का 0.1 atm होगा, बी का जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब जो गैस जितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है टोटल प्रेशर में उसको, उसका हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। क्लियर है बात।
तो अगर आपको कहीं पे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना पड़े तो आप कैसे निकालते हो? पीपी ऑफ एनी कंपोनेंट कैसे निकालते हैं हम? मोल ऑफ दैट कंपोनेंट divided by total moles into total pressure. क्या हो गया परी? P बोले तो टोटल प्रेशर है ना। किसी भी स्पीसीज का अगर प्रेशर पार्शियल प्रेशर चाहिए आपको और आपको मोल्स सबके पता है तो आप उस स्पीसीज का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। मान लीजिए बोला ए के इक्विलिब्रियम पे 5 मोल है ना, और टोटल प्रेशर पूरे सिस्टम का 10 एटीएम है, तो ए का पार्शियल प्रेशर बताइए तो कितना हो जाएगा, और सबके मोल्स भी पता होने चाहिए। जिसका निकालना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर कर देंगे तो उस स्पीसीज का क्या निकल आएगा, पार्शियल प्रेशर। बादल नीचे करो सर। तभी कैलकुलेट कर पाएंगे। कहाँ पे कितना किस में प्रेशर है उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। हाँ। पड़ेगा, सवालों से भी पड़ेगा फर्क, देखेगा कैसे फर्क पड़ेगा। ये नोट हो गया कि केपी लिखना है तो सबके पार्शियल प्रेशर ले लीजिए। अगर यहाँ पे कोई स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता तो कोफिशिएंट कहाँ चला जाता, पावर में चला जाता है ना। मान लीजिए यहाँ लगा लें, आपके पास जगह है तो लगा लीजिए, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, पावर। अच्छे हैं, इतनी इजी तो है, टफ है क्या? ऐसा जवाब आदमी कब देता है पता है आपको, जब आधा ध्यान क्लास में हो आधा कहीं और हो। मैंने बादल से पूछा बादल टफ है, बादल ऐसे कर रहे क्या है, या तो टफ बोल दो या इजी बोल दो, तो बोलो एवरेज, मुंह से बोलो ना क्या था, टीचर कंफ्यूज हो जाए। चलो, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन निकालना सीख लेते हैं, पहले रिलेशन लिख ही लेते हैं फिर निकालेंगे। पहले तो याद रखना है ना क्या है रिलेशन, फिर निकालना सिखा देते हैं कैसे निकलेगा। रिलेशन क्या है, केपी इज इक्वल टू के सी मल्टीप्लाइड बाय आर टी पावर हो गया डेल्टा एन। रिलेशन पहले लिखवा दिया फिर निकालना सिखा देते। केपी पता ही है, जब पार्शियल प्रेशर यूज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी है जब कंसंट्रेशन यूज करोगे तब इक्विलिब्रियम, आर होता है वही अपना पुराना गैस कांस्टेंट, टी है रिएक्शन का टेम्परेचर इन केल्विन, डेल्टा एन होता है गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के जितने गैसियस मोल्स हैं, मान लीजिए कि 4 प्रोडक्ट बने हुए हैं, एक के मोल्स हैं 2, एक के 2, तीसरे के 1, चौथे के 1, तो कितना हो जाएगा, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 + 2 + 1 + 1 है ना, सारे प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स जोड़ देंगे, माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डेल्टा एन, ऐसे निकालो।
अभी रिलेशन निकालना भी सिखा देते हैं। हाँ अगर जैसे ये टेम्परेचर जो है वो स्टार्टिंग में कुछ और रिएक्शन की खत्म हो कुछ और हो जाए तो फिर केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। केसी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। करेंगे उसके सवाल करेंगे, एक इक्वेशन लगाएंगे, वन हॉफ इक्वेशन। हाँ, वेंट हॉफ साइंटिस्ट का नाम है। हम कुछ नहीं कर सकते, वेंट हॉफ फैक्टर है उसका। हो गया। बादल क्या हो गया? तबीयत खराब है तुम्हारी? ऐसे मत किया करो आप। अब देखो केपी और केसी में रिलेशन देख लिया हमने। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, डेल्टा एन की वैल्यू मोर देन 1 है, डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 1 है, तो क्या कंडीशन बन सकती है वो देख ली जाए। इफ डेल्टा एन, अभी कुछ नहीं पूछिए, अभी पहले सुनिए। डेल्टा एन अगर 0 है, डेल्टा एन अगर 0 है, देखो जैसे रिएक्शन ये H2 प्लस I2 गिव्स 2HI है। बोर्ड पे फोकस करिए, इधर उधर ध्यान मत दे। ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है। डेल्टा एन कैसे निकालना था पहले? गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। रिएक्टेंट कितने हो गए? यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो वैल्यू क्या आ गई डेल्टा एन की? 0। अब अगर रिलेशन निकालोगे केपी और केसी में इस रिएक्शन के लिए, तो आरटी की पावर 0 कर दोगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? बात समझ में आ गई? इसका मतलब अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, तो टेम्परेचर बड़ा हो या छोटा हो, केपी और केसी की वैल्यू क्या है? इक्वल होगी, क्योंकि टेम्परेचर का यूज ही नहीं कर रहे हैं ना हम। तो टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू हो, ये वैल्यू तो हमने पूरी पावर क्या लगा दी? 0। कोई दिक्कत? दूसरी इक्वेशन करते हैं। इफ डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0, या लिख दो डेल्टा एन जो है वो पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव ही होता है ना। चलो निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है, N2O4 गैस कन्वर्ट होता है 2NO2 में। अब डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे सब लोग निकाल पा रहे हैं? ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन? यस डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 - 1 हो जाएगी, यानी 1 हो गई, पॉजिटिव में आ गई, ग्रेटर देन 0 हो गई। तो अब क्या करेंगे? Kp इज इक्वल टू Kc, RT पावर क्या करेंगे? 0 नहीं, सॉरी 1 कर देंगे। बार बार 0 करके कैंसिल ही करना चाहते हैं। 1 हो गया है ना। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? केसी में आरटी की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तब तो केपी आ रहा है। इसका मतलब केपी इज ग्रेटर देन। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हो गया प्रोसेस माइंड में? चलिए, और अगर डेल्टा एन की वैल्यू छोटी ले लीजिए, तो अपोजिट सिचुएशन आ जाएगी, है ना। ले ली। कौन सा एग्जांपल लें? अमोनिया वाला ले लें। डेल्टा एन क्या हो जाएगा यहाँ पे? -2 आ जाएगा डेल्टा एन। सब लोग कर पा रहे हैं? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी ना।
बोलो भाई, तो केपी छोटा हो गया। हम्म? क्यों, हो क्यों नहीं पाएगा? मेदांश हो गया। जी बोलिए। लाइक जो मैं कह रही थी, जैसे अगर जैसे सेकंड वाला केस है, तो इसमें अगर डेल्टा एन जी लाइक फ्रैक्शन में आ गया, लाइक बहुत छोटा फ्रैक्शन है, तो लाइक उसकी पार वैसी हो जाएगी ना, लाइक पार पे लग जाएगा, तो उससे भी तो आरटी की वैल्यू लगभग 1 से कम चली गई, तो क्या हो जाएगा? क्या? हाँ नहीं, यहाँ पे हमने कंसीडर फ्रैक्शन को नहीं किया है, इस तरीके की वैल्यूज को ही ले रहे हैं ना। और फ्रैक्शन को कंसीडर करोगे तो चेंज होगा, टेम्परेचर में भी चेंज आता है। टेम्परेचर भी तो पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत छोटा टेम्परेचर ले लिया नेगेटिव वगैरह का, वो सब चीजें भी कंसीडर। फ्रैक्शन में भी लोगे तो भी ये कौन कर रहा है? आरटी की पावर अगर 0.2 होगी तो क्या ये सेकंड वाली सिचुएशन में क्या आएगा? केपी ज्यादा ही होगा अगर यहाँ 0.2 आता है तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, वैल्यू आपके पास होंगी, टेंशन की बात नहीं, वैल्यू आपके पास होंगी, एक्सप्रेशन आपके पास है, जनरलाइज एक्सप्रेशन ये। सही बात है। चलिए हाँ लेकिन पिछली स्लाइड दिखा दो। क्या हो गया तुम लोग को, हंसी के फव्वारे छूट रहे हैं। सोहम तुम कुछ गड़बड़ करते हो कुछ, लड़कियां तुम्हारे आसपास ही हंसती रहती हैं, क्या बात है? जल्दी नोट करो गार्गी। गार्गी हो गया। सोहम सीधे बैठो। ठीक है ना, लिख दिया तो क्या हो गया? हाँ बहुत, बात तुम्हारी, बादल एकदम सही बात बोलते हैं। और ये सुहानी को तो पता नहीं क्या ही हो जाता है। चलो रिलेशन निकालो, केपी कैसी में रिलेशन। केपी अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हो? पीपी ऑफ सी, पीपी ऑफ डी, आप बोलेंगे बार बार ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, चलो लिख लेते एक बार और। ये आ गया पार्शियल प्रेशर। उड़ा उड़ा देते हैं। ठीक है, ये देखो पीपी पार्शियल प्रेशर को अगर हम लिख दें इस तरीके से, पार्शियल प्रेशर को पी सी लिख दें, इसके पार्शियल प्रेशर को पी डी लिख लो, ए के पार्शियल प्रेशर को पी ए नाम दे दिया, इसको पी बी नाम दे दिया।
ठीक है, अब आप बोलोगे तो आप करना क्या चाह रहे हो, आप जो करना चाह रहे हैं असली बात इधर, ये तो ऐवे ही था। अब चलो देखो, गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, P इज इक्वल टू होगा N बाई वी आर टी, इसमें कोई दिक्कत, N हो गया मोल, वॉल्यूम हो गया आपका लीटर में मोल पर लीटर, ऊपर वॉल्यूम मोल पर लीटर, इसको कंसंट्रेशन लिख सकते हो, मोल पर लीटर को मोलैरिटी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन लिख सकते हो, C लिख सकते हो, है ना, कंसंट्रेशन को C लिख सकते हैं, ये वाला C नहीं, ये अलग C है, कंसंट्रेशन तो लिख सकते हैं, CRT लिख सकते हो, P इज इक्वल टू CRT, C इज कंसंट्रेशन, यहां तक कोई दिक्कत। अब जिसका पार्शियल प्रेशर लिखना है उसकी कंसंट्रेशन और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दें, आरटी, ये कर सकते हैं ना मान लो हमको लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो कंसंट्रेशन किसकी ले लें, ए की ले लें, मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू टी, ये कर सकते हैं, ये जनरलाइज इक्वेशन निकल गया ना। मान लो किसी का पीपी लिखना है, पीपी ऑफ ए लिखना है, तो ए का कंसंट्रेशन तो हम ये मानते हैं इंटू आर टी लिख देंगे, बोलो, अब ये वैल्यू निकालेंगे और इनमें रखेंगे, पीपी ऑफ ए क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या आ गया, ए आर टी कंसंट्रेशन, इसीलिए सी बोलते ही कंसंट्रेशन लिख दिया था कि आप कंफ्यूज ना हो, CONC लिख लो कंसंट्रेशन। नहीं नहीं, सबका टेम्परेचर एक ही टेम्परेचर पे एक रिएक्शन हो रहा है। यहाँ तक हो गया तो बोलो जल्दी से, ये डेरिवेशन है, आएगा वाएगा नहीं, लेकिन आना चाहिए आपको, कहाँ से निकाला, पीपी ऑफ बी क्या हो जाएगा, पी की कंसंट्रेशन इंटू आर टी, पीपी ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी का कंसंट्रेशन इंटू आर टी, पीपी ऑफ डी क्या हो जाएगा, डी का कंसंट्रेशन इंटू आर टी। अब केपी में रख दें, पहले किसका था पार्शियल प्रेशर, सी का था, फिर डी का था, फिर ए का, फिर बी का, तो रख लेते हैं, सी का क्या है, सी आर टी, और पावर में क्या था, डी आर टी, और पूरी पावर में क्या है, ए आर टी, और पूरे पावर में क्या है, कोई दिक्कत, हाँ पावर चल रही है ना सी, ये पूरे के ऊपर पावर है, तो इसको ऐसे तोड़ के लिख लें, कौन है भाई ये, शैतानी ना करो बच्चों, ऐसे करेंगे तो काम कैसे चलेगा, बोलो बच्चों, अब हम यहीं पे करेंगे, आपका पेज खत्म हो जाएगा, तो मेरा पेज खत्म हो गया तो हम यहीं पे कर रहे हैं, मतलब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, हो गया यहाँ तक। अब ये आरटी वाले टर्म को सबको एक तरफ कर लें, तो क्या बना सकते हो इसको सी, इसको बना लो डी, इसको बना लो ए, ये तो बना ही हुआ है, बनाना क्या है, और ये आरटी वाले टर्म को ये बना सकते हो,
बोलो भाई, कोई समस्या? अब केसी को यही लिखते थे ना हम लोग, बोलो। यही था अपना केसी, और ये आरटी की पावर, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट के मोल्स हैं, गैसेस मोल्स, ये रिएक्टेंट के। ये पावर और सही से लिखना, जैसे बोर्ड पे लिखी वैसे मत लिख देना, तुमने लिख दी वैसे ही। हमारे पास जगह नहीं थी, इधर करते तो वो हो जाता। ये सी है, ये डी है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ बेस सेम है तो पावर माइनस में जाएगी। आर टी की पावर है सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, वो पूरा एक लाइन में, वही मैंने बोला तरीके से। ये इसको ये प्रोडक्ट के मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, इसको डेल्टा एन बोलते हैं। तो रिलेशन आ गया आपका, डेरिवेशन कर लिया आपने, कोई दिक्कत? गर्मी इतनी हो रही, तुम लोग पता नहीं कैसे पहन पहन के बैठे। ठीक है, जल्दी से करो, तो फिर सवाल करना है, ना खराब करो। क्यों? दो मिनट बस, सवाल करो चलो। CaCO3 सॉलिड है, कन्वर्ट हो रहा है CaO सॉलिड और CO2 गैस में, सवाल करना है। ठीक है, इसके लिए केपी का एक्सप्रेशन लिखना है, 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखो ध्यान से। केपी क्या लिखोगे, बोलो इसके लिए क्या लिखे केपी? ये सॉलिड है, केपी के एक्सप्रेशन में ना तो सॉलिड लिया जाएगा और ना ही लिक्विड लिया जाएगा। प्रेशर किसका होगा, गैसेस का। केपी के एक्सप्रेशन में सॉलिड लिक्विड, तो क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत? सॉलिड लिक्विड का कोई प्रेशर नहीं होगा ना, है? केसी से रिलेट नहीं कर रहे, करना है तो कर लो, केवल ऑप्शंस इस फॉर्मेट में थे। इस इक्वेशन के लिए अगर केपी और केसी में रिलेशन निकालना है तो क्या आएगा रिलेशन, बता दीजिए जल्दी से। इसी इक्वेशन के लिए रिलेशन निकालना है आपको केपी केसी में, तो क्या बनेगा रिलेशन, क्या बनेगा रिलेशन? ऑनलाइन से आंसर आएगा आपकी बार, केपी केसी में रिलेशन बताइए। डेल्टा एन क्या आएगा इसमें, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1 है, और रिएक्टेंट में तो कोई गैस है नहीं, तो 1 आएगा डेल्टा एन।
तो Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ गया ना? बोलो बच्चों। Kp का एक्सप्रेशन ये है, और Kp और Kc में रिलेशन, अगर कंसंट्रेशन ले लें तो Kc। हाँ बोलो गार्गी। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो टोटल कंटेनर का प्रेशर मान सकते हैं एक तरीके से। हाँ, इक्विलिब्रियम का अगर प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वो CO2 का ही प्रेशर होगा, और कोई गैस है ही नहीं। तो अगर इक्विलिब्रियम का प्रेशर मान लीजिए दिया है इस क्वेश्चन में 0.3 atm, तो वही 0.3 atm किसका प्रेशर होगा? CO2 का ही होगा, क्योंकि एक ही तो गैस है, यही गैस है, यही इसी का वो टोटल प्रेशर होगा। ये सब सॉलिड है, इनका कोई प्रेशर होगा नहीं। ठीक है, अब कर लेंगे ऐसे सवाल। चलिए तो फिर करिए बढ़िया 2-4 सवाल। हैं? वो डेटा के बिना, डेटा के अकॉर्डिंग करेंगे। डेटा क्या होंगे? अभी करवाते हैं सवाल करवाएं तो बात ज्यादा बने ना। शांति, शोर न मचाएं। क्वेश्चन लिखिए। Kp for the reaction of Haber process, अरे नहीं, Kp for reaction of Haber process। Haber process ये वाला है, अमोनिया को बनाने वाला N2+3H2 वाला। नाम याद रख लीजिए, ये वाला जो प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है? हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया। साइंटिस्ट का नाम है हैबर। Kp दिया हुआ है 41। इस इक्वेशन के लिए Kp क्या दिया हुआ है? 41। अब आपको निकालना है Kp फॉर दिस रिएक्शन। इसके लिए Kp डैश है, ये निकालना। अपोजिट रिएक्शन दे दिया। हाँ पक्का, ध्यान से देख लो। हाँ सब गैस। हाँ पॉइंट में दिया हुआ है आंसर। (2.44 into 10⁻⁻² दिया हुआ है। 2.44 into 10⁻⁻²। इसके लिए Kp डैश 1/Kp होगा ना। अपोजिट कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वही बात सही है, लेकिन आप पॉइंट में आंसर नहीं निकाल रहे। पॉइंट में मैंने आंसर बोल दिया, तो आप क्या कर रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं जैसे कौन सा नंबर बोल दिया। इसको 100 कर लो, और 10⁻⁻² में आंसर दे रहा है ना, तो निकाल नहीं लोगे? 2 पॉइंट में नहीं आ जाएगा आंसर? हाँ तो ऑप्शन नहीं है ना 1/41।
अरे 100 का मल्टीप्लाई 100 का डिवाइड एक ही बात है ना। ये निकालने के लिए ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, इसलिए ये करने की जरूरत है। ऑप्शन दिया हुआ है ना इस फॉर्मेट। हाँ वही तो बोल रही हूँ, और क्या बोल। अच्छा, इसलिए आप 1/41। ठीक है, इट्स माय फॉल्ट। ठीक है, खुश। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन दूर दूर दिए थे, कैसे दिए थे? ऑप्शन नहीं थे, वो तो मैं बोल रही थी कि ऐसे ऑप्शन दिए हो तो। मेरे पास तो डेटा वाला क्वेश्चन। अब लास्ट सवाल है आपकी। अच्छा, लास्ट सवाल है आपकी क्लास का, आराम से कर लो जल्दी से। बढ़िया, अच्छा सवाल है, शांति से करें। लास्ट सीट से बहुत आवाज आ रही है। सुहानी, ओ, चलो सवाल करो, लड़ो नहीं। K1 और K2 दे रखा है। तीन इक्वेशन दे रखे हैं ना, K1 K2 और K3 दे रखे हैं तीनों के लिए। अब नई इक्वेशन दी हुई है चौथी, उसके लिए आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नियरेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन है। टू NH3 plus 5/2 O2 gas gives 2NO plus 3H2O. इसका आंसर दे रखा है इन लोगों ने इस तरीके से। इसका K का वैल्यू है, K इज डैश करके दिया हुआ है 10⁻⁻33। ये जो डैश है इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। इस फॉर्मेट में यानी आंसर निकालना है आपको, ये वैल्यू निकाल। हाँ हाँ, करो करो। इक्वेशन को देखो, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सोचो और करो। कहाँ? पहले वाले में -33। नई इक्वेशन के लिए केसी लिख लो और उस केसी को इनके केसी से लाने की कोशिश करो। प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, देखो कैसे करो। सोचो। हाँ, क्यों नहीं होगा, होगा होगा, बिल्कुल होगा। 5/2 O2 का मतलब कितने O2 लाने हैं? 2.5 लाने हैं ना। आपके पास अगर दूसरी और तीसरी को जोड़ते हो तो कितने आएंगे? 3/2 ही आएंगे। तो यानी सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड को माइनस कर देंगे ना, तो 5/2 आ जाएगा।
कहाँ माइनस करोगे? कहाँ 5/2 आएगा नालायक? सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करो, नया केसी हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पे नया केसी क्या बनता है वो देख लो। हाँ बोलो। सही है, 3 से मल्टीप्लाई करो। हाँ, अगर वैसे नहीं बनाना है तो सबके लिए केसी लिखो, सारे इक्वेशन के लिए 1 2 3 4 सबके लिए। 4 का केसी लाना है आपको, पहले दूसरे तीसरे के केसी को यूज करके, वैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको सिखाया था एक्सप्रेशन वाले में। कहीं पे इन्वर्स कर रहे थे, कहीं पे कुछ कर रहे थे। सुहानी और ये दोनों आंसर मुझे भी दिखा के जाएंगी कैसे किया है, बातें करने में लग रही है। हाँ, इक्वेशन के हिसाब से केसी भी चेंज होगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, प्लस करोगे तो क्या होगा, माइनस करोगे तो क्या होगा। कोशिश करो, सब लोग कोशिश करो बच्चों। अगर क्वेश्चंस के लिए आप ट्राई नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। पीछे कहाँ देख रहे हो, करो। दिमाग अगर चलाएंगे तभी चलेगा, नहीं तो क्या होगा, रेस्टिंग हो जाएगी। हाँ, मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ था, n टाइम्स करने पे 1/n हुआ था या √n हुआ था? अभी तो बताई थी कंडीशन, देखो। मैं बताऊं? मैम 1 मिनट और दे दो। सब लोग कोशिश करिए, सक्षम करो। क्या दिक्कत आ रही है सक्षम जी? n से मल्टीप्लाई करने पे k की पावर n हो जाता है केसी, और n से डिवाइड करने पे k की पावर 1/n होता है। बोलो भाई। 3 के लिए k दिए हुए हैं, चौथे के लिए निकाल, इन तीनों को यूज कर। मैम 12 into 10 की पावर 26 है क्या? ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू 4 आ रही है। मैं बताऊं अब? चलो मैं बताती हूँ। पहले देखो, पहले क्या है, ये सारा क्वेश्चन, सारी चीज क्या है, पेन लेके भिड़ते ही कैलकुलेशन नहीं करना, चालू करना है। क्या करना है, पहले देखना है क्या फॉर्मेट बनेगा, पहले फॉर्मेट पे फोकस करिए। इक्वेशन बनानी है 2NH3 लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए आपको। फर्स्ट इक्वेशन में 2NH3 कहां पे गिवन है, राइट हैंड साइड में गिवन है।
तो ऑब्वियस सी बात है पहली इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स करते हो तो k की वैल्यू क्या हो जाती है 1/k, यानी कि जो फाइनल k निकालोगे उसमें ये वाला जो k होगा वो कहाँ आ जाएगा। इतनी बात समझ आती है। तो जब ये करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2NH3 इधर आ जाएगा, N2 और 3H2 उधर चले जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपको क्या चाहिए 5/2 O2 चाहिए। 5/2 O2 अगर चाहिए आपको, हाफ O2 यहाँ पे है, और आप क्या कर दो 2NO आपको राइट हैंड साइड में चाहिए ही चाहिए, यानी कि यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4NO बन जाएगा। 4NO तो हम चाहते नहीं है, हमें कितना चाहिए 2NO ही चाहिए। तो इसमें हम कुछ नहीं करें, इसको अगर आपको करना है कितना 5/2 O2, तो ये वाले को क्या कर सकते हैं हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 से करोगे तो 3H2 यहाँ पे आ जाएगा, और 3/2 O2 यहाँ पे हो जाएगा, और 3H2O यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब ये जो 3H2 लेफ्ट हैंड साइड में आया हुआ है और ये वाला 3H2 तो राइट में चला जाएगा, तो कटेंगे एक दूसरे से। फाइनल में हमको H2 नहीं चाहिए, क्या चाहिए H2O चाहिए, वो भी कहाँ चाहिए राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में चाहिए तो यहाँ 3H2O अगर कर रहे हो तो यानी कि इसको सीधे सीधे जोड़ोगे, ये राइट हैंड साइड में चाहिए ना 3 से मल्टीप्लाई करके, तो पहले तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद इस इक्वेशन को क्या किया जा रहा है जोड़ा जा रहा है। जब किसी में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, केसी क्या बनता है उसका, केसी बन जाता है पावर n, केसी बनता है आपका पावर n। वो भी तो करोगे किसी इक्वेशन में अगर n नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका केसी जो होता है वो पावर में n में चला जाता है। हाँ, आर और टी की जरूरत नहीं है, आर और टी तब आ रहे हैं जब केपी की बात कर रहे हो, हम यहाँ पे केवल केसी की बात कर रहे हैं, आर टी तो पिक्चर में ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे किया हमने। सेकेंड इक्वेशन को क्या करना है हमको, सीधे सीधे फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी उसमें आपको फर्स्ट को रिवर्स किया, फिर सेकेंड को सीधे सीधे आपको जोड़ना है। सेकेंड को अगर सीधे सीधे जोड़ रहे हो, ये ऑपरेशन किया आपने, पहली इक्वेशन को माइनस किया है, फिर सेकेंड को सीधे सीधे हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। सेकेंड को अगर सीधे सीधे जोड़ रहे हो, और थर्ड वाली में हमने क्या किया है पहले 3 का मल्टीप्लाई किया है, और 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको जोड़ दिया है। देख पा रहे हो, जब ये पूरा ऑपरेशन करोगे आप ये सारी चीज, तब आपको ये फोर्थ वाली इक्वेशन हमको मिलेगी। करके देख लो कि ऐसे करने से हमको फोर्थ इक्वेशन मिल रही है या नहीं। तो माइंड मतलब माइंड गेम बोल रही हूँ, पहले दिमाग से आप सोचेंगे कि किस इक्वेशन में क्या करने से हमको ये फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। आफ्टर दैट आपको केसी की इक्वेशन सारी चीजें मालूम है कि अगर किसी दो चीज के केसी को आप माइनस करते हो तो डिवीजन में चला जाता है, प्लस करते हो तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो केसी पावर में चला जाता है ना, वही नंबर कहाँ चला जाता है पावर में। तो यही चीज अब हमको केसी में करनी है। देखो ध्यान से सेकंड में फर्स्ट को माइनस किया है ना, सेकंड में फर्स्ट को माइनस किया है, इसका मतलब सेकंड का जो केसी है डिवाइडेड बाई K1 कर दें, यहां तक एग्री कर रहे हैं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट हो गया उसका केसी। फिर उसके बाद हमने क्या किया है प्लस कर रहे हैं थर्ड को, है ना, प्लस कर रहे हैं थर्ड को, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा K3। ठीक, लेकिन यहाँ पे किस क्या किया हमने 3 का क्या किया है मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में, तो जब किसी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो केसी में वो वैल्यू पावर में चली जाती है, तो यानी ये क्या हो जाएगा। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ या नहीं, अगर ये क्लियर होगा तो सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो इक्वेशन बना के होगा, जैसे एलिमेंट्री लेवल पे सिखाया था ना पिछली क्लास में, उस तरीके से भी हो सकता है।
अगर ऐसे दिमाग नहीं चलता, वैसे भी सिखा देती हूँ। अब ऐसे चेक कर लो कि वैल्यू आ रही है कि, देख लो K2 की वैल्यू क्या है, ये है ना। K1 की वैल्यू क्या है और K3 की क्या थी, -13, यही थी ना, यही किया हमने, और कुछ कहीं मल्टीप्लाई वगैरह तो नहीं किया, देख लो ध्यान से। इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया था, 3H2O नहीं बनाया था। हाँ कर तो दिया, चलो सॉल्व करो इसको, कितना बनेगा, ये आ गया कितना 7, और ये 13 3 जा कितना होता है, अब कितना आ गया, इसको 0.4 लिख दूं, ये कितना आ गया 32, अब ये 4 इंटू 10⁻³ बन गया। निकालना कैसे फॉर्मेट में था, ऐसे फॉर्मेट में था तो 4 आ जाएगी वैल्यू। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो बोल दो, शर्माने की जरूरत। इसको सबके केसी लिख के इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग। हाँ हाँ हाँ, तो देखो किसी इक्वेशन को रिवर्स करो या किसी इक्वेशन को माइनस करो, एक ही बात है। जैसे a प्लस बी गिव c प्लस डी करते हैं, c को अगर इधर लाते हो तो रिवर्स भी कर रहे हो और माइनस भी हो जाती है। जब साइड चेंज करते हो किसी चीज का तो माइनस में आती है ना प्लस वाली चीज, तो या तो रिवर्स बोलो या माइनस बोलो, एक ही बात है ना। आया सबको, कर लो आंसर, लिख लो जल्दी से। जेई में आया हुआ सवाल था, ट्वेंटी 23 में आया था। हाँ कहाँ पे, नहीं केसी, केसी जब निकालते हो तो वहां पे क्यूब करना पड़ता है, केसी जब निकालते हो ना तो क्यूब करना पड़ता है। ये देखो, हाँ तो ऐड ही तो किया है, थर्ड वाले को देखो, ये आ रहा है ना। कहाँ गया, ये कराया था ना, इन दोनों को ऐड किया, हाँ ये कंडीशन लगाई ना, ऐड किया तो क्या है, माइनस किया तो क्या है, ऐड किया तो क्या है, ये केसरी, हाँ ऐड किया तो K1 इंटू K2 हो गया था। क्लियर है बात। तो ऐसा कोई सवाल आएगा K1 K2 KC में घुमाएंगे तो घूम जाएंगे कि कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से आप कर पाते हो, 4-5 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हो अलग अलग मतलब फॉर्मेट के, तो आप आराम से नहीं तो क्या होगा, घूम जाएंगे। चलिए आज की क्लास हो गई आपकी, बाय बाय बच्चों।